हेलो दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे फ्रेंड्स, सारे ये आपके मेमोरी बेस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को मिला के मैंने आप लोगों के लिए रेडी यहाँ पे किया है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स इन हिज बुक। तो इकोनॉमी की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है। तो एडम स्मिथ भी एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी किताब का नाम है इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो कई बार फ्रेंड्स इसके जो है क्वेश्चंस बुक के नाम के ऊपर भी आ जाता है कि एडम स्मिथ की जो बुक थी उनका नाम क्या था। तो तीन चार आपके इकोनॉमिस्ट हैं और उन तीनों के ऊपर मैंने आपका एक एक क्वेश्चन रखा हुआ है। तो सभी के ऊपर जो है उनकी कौन सी बुक है, बुक का नाम क्या है, या फिर उन्होंने इकोनॉमी को कैसे डिफाइन किया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी। तो इन्होंने अपनी बुक में इकोनॉमी को कैसे डिफाइन किया था। इकोनॉमी को स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोला था, ये गलत है। स्टडी ऑफ वेल्थ, यस, नाम से ही लग रहा होगा, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे इनकी बुक के नाम में ही वेल्थ है, तो उन्होंने वेल्थ के बारे में स्टडी किया था और इस बुक में उन्होंने वेल्थ को डिफाइन किया था। ठीक है, तो इसीलिए इनकी बुक का भी नाम इन्होंने ऐसे रखा था, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि नेचर क्या है या कारण क्या होता है कि नेशन के पास जो वेल्थ है, वेल्थ का कारण क्या होता है, तो वो चीज की बात इन्होंने अपनी बुक में बोली थी। तो इनकी बुक में इन्होंने इकोनॉमी को स्टडी ऑफ वेल्थ करके बोला था। बाकी जो है कि स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन या इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारे ऑप्शंस गलत है। सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो आपका जो बी है सेकंड ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने जो है डिफाइन किया था इकोनॉमी एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो इस इनकी जो बुक थी और इन्होंने अपनी किताब में भी बताया था, और इन्होंने जो भी इकोनॉमी को डिफाइन किया था, इन्होंने यही बोला था कि अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो आप वेल्थ को समझ लीजिए, पैसे को समझ लीजिए। फोकसिंग ऑन हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, कैसे पैसे को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको कंज्यूम यानी खर्च किया जाता है, वही आपका इकोनॉमी है। दिस डेफिनेशन इज नोन एज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इनकी जो डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन, इसको वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। बाकी के ऑप्शंस मैच नहीं करते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब में इन्होंने यही बोला था कि अगर आप इस बात की स्टडी कर लेंगे ना कि वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे कंज्यूम किया जाता है, तो वही इकोनॉमी है। अब मान लीजिए कोई भी आपकी इकोनॉमी है जहां पे लोग बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते, क्योंकि जब तक मार्केट, जैसे मान लीजिए दिवाली का कोई सीजन आता है, ठीक है, या कोई फेस्टिवल आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोग ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदते हैं, चीजों को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे नए कपड़े, मिठाइयाँ, तो बहुत ज्यादा जो है उस टाइम पे मार्केट में पैसे का बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है। तो इससे सभी को ओवरऑल फायदा इसमें होता है। तो उस टाइम पे इकोनॉमी, अगर हम सिर्फ उस मार्केट की बात करें, छोटी मार्केट या छोटे एरिया की, तो काफी अच्छी ग्रो कर जाती है। तो यानी अगर आप जानना चाह रहे हैं इकोनॉमी क्या है, तो बस आप वेल्थ को समझ लीजिए कि कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस किया जा रहा है और कैसे उसको खर्च किया जा रहा है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो वही आपका इकोनॉमी है, आप इकोनॉमी को समझ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ सेकेंड आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड लियोन रॉबिन्स डिफाइन इकोनॉमी। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहते हैं ना, ऐसे आपके लियोन रॉबिन्स थे, इन्होंने कैसे आपका डिफाइन किया था इकोनॉमी का। स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ तो इनका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ वेल्थ किसका था, ये था एडम स्मिथ का डेफिनेशन। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके एडम स्मिथ ने दी थी। सेकेंड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग स्कार्स मीन्स एंड एंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपके लियोन रॉबिन्स का डेफिनेशन है वो इसी के रिगार्डिंग है, इसको थोड़ा सा भी हम देखेंगे। सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। स्टडी ऑफ पॉलिसीज, ये गलत हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये गलत हो जाएगा। तो जो आपके लियोन रॉबिन्स थे, रॉबिन ने जो डेफिनेशन दिया था इकोनॉमी का, तो इन्होंने अपने डेफिनेशन में ये बोला था कि अगर आप ह्यूमन मतलब इकोनॉमी एक साइंस है। देखिए यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने जो आपके रॉबिन्स थे, इन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। किसका? ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स विच हैव एंड्स, मतलब एंड्स आपका वही हो गया वांट, कि आप क्या चाहते हैं, और स्कार्स, और जो आप चाहते हैं अगर वो बहुत कम है तो उसका अल्टरनेट यूज भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आप ऑफिस में टी पीना पसंद करते हो और मान लीजिए वो टी आप अपने पैसों से पी रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि टी का रेट बहुत बढ़ गया, तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि टी के बदले हम क्या ले, कॉफी ले सकते हैं, ठीक है,
ग्रीन टी या कोई चीज जो आपको सस्ती पड़ेगी, उससे बेटर पड़ेगी, तो उसको आप लोगे। तब जब किसी चीज का रेट बढ़ जाता है या कोई चीज मार्केट में अगर कम होती है, तो उस टाइम पे हम उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने बोला था कि आपका इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो रॉबिन ने बोला कि अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को, तो ये एक ऐसा साइंस है जो रिलेशनशिप बताता है, जो ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप बताता है एंड और स्कार्स के बीच में। ठीक है, क्या रिलेशनशिप बताता है ह्यूमन बिहेवियर का एंड्स एंड स्कार्स के बीच में? अगर कोई चीज स्कार्सिटी में है, कमी में है, तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो हो ही जाएगा। अब आपके ऑफिस के पास मान लीजिए एक चाय की दुकान थी और आप हमेशा वहीं से चाय पीते थे। अब क्या हुआ, वो दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हो गई तो उससे क्या हुआ, अब चाय नहीं मिल रही आपको, तो आप क्या करोगे, कॉफी या कुछ और ढूंढोगे वहां पे। ठीक है, तो जब कोई चीज कम होती है तो लोग उसका अल्टरनेट ढूंढ ही लेते हैं। तो ये जो आपका इकोनॉमी है वो ह्यूमन बिहेवियर को बताता है। और ह्यूमन बिहेवियर किसका, रिलेशन एंड्स का। एंड्स मतलब वांट, आप क्या चाहते हैं। रिलेशन बिटवीन वांट्स, क्या आप चाहते हैं और क्या आप स्कार्सिटी मतलब किसकी कमी है, क्योंकि जो चीज कमी होगी तो उसका तो आप अल्टरनेट ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ बी यानी सेकंड ओनली करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी एक डेफिनेशन के ऊपर ही रखा मैंने। हाउ डिड अल्फ्रेड मार्शल डिफाइन इकोनॉमी? तो इन्होंने भी अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी बताई थी, तो उसमें इन्होंने जो है इकोनॉमी को डिफाइन किया था। तो जो आपके अल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने क्या बोला था? सो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ वेल्थ किसका है? ये तो आपके एडम स्मिथ का ही है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन बिजनेस, हाँ ये बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड मार्शल का जो डेफिनेशन है वो यही है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन बिजनेस। सेकंड करेक्ट हो जाएगा। स्टडी ऑफ मार्केट या स्टडी ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो एडम स्मिथ सॉरी अल्फ्रेड मार्शल था, इन्होंने इकोनॉमी में बोला था कि अगर आप मतलब अगर आप इकोनॉमी को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप ह्यूमन की, मैन की स्टडी कीजिए इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बस इतनी सी बात इन्होंने बोली थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है, तो आप ह्यूमन का जो बिजनेस, जो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है, उसका स्टडी कीजिए। इट इंक्वायर हाउ ही गेट इनकम, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग है, कैसे उसको इनकम, कैसे उसको पैसा मिल रहा है, एंड हाउ ही यूज इट। मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है 50,000, तो ये आपकी इनकम है। ठीक है, आपको 50,000 का इनकम हो रहा है, और इसको आप कैसे खर्च कर रहे हैं। इस 50,000 को मान लीजिए 20,000 आप रेंट पे या 10,000 ग्रोसरी पे, तो इस तरह से आप अपना खर्चा कर रहे हैं, आप ऐसे अपने पैसे को यूज कर रहे हैं। तो इसको अगर स्टडी कर लिया जाएगा, तो यही आपका इकोनॉमी का स्टडी हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। तो इनकी डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन बिजनेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ह्यूमन बीइंग कैसे पैसे को अर्न करता है, कैसे उसको पैसा मिलता है और कैसे उस पैसे को वो खर्च करता है। अगर आप इन दोनों का स्टडी अच्छे से कर लेंगे, तो इकोनॉमी को आप समझ जाएंगे। तो ये आपके अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन दी थी। तो ये बताता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमेशा इनकी डेफिनेशन के ऊपर एक एक नंबर का क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स और लिवरेज लीज, लिवरेज लीज को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका मई जून 2024 में एग्जाम हुआ था। तो इसको लेकर आपका क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो लिवरेज लीज में एक्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, तो लिवरेज लीज में एक्जैक्टली ये होता है कि मान लीजिए अलग अलग कंपनीज के नाम रखते हैं और एग्जांपल्स आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी ए है। अब ए कंपनी को क्या करना है, ए कंपनी को कोई मशीन चाहिए, बट उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कुछ टेम्पररी पर्पस के लिए उसको कोई मशीन चाहिए। किसको, ए को। ठीक है, तो ए जो मशीन खरीदना चाहता है, उस मशीन की कीमत कितनी है, वो है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। और बी क्या करता है, बी सोच रहा है कि मैं 1 करोड़ की मशीन खरीद लेता हूँ। बी सोच रहा है कि मैं 1 करोड़ की मशीन खरीद लेता हूँ, ताकि किसी को अगर रेंट पे चाहिए होगा तो मैं उसको रेंट देके अर्न करूंगा, ऐसा करके बी सोचता है। पर उसके पास 1 करोड़ नहीं है। किसके पास, बी के पास। कितने पैसे उसके पास, 1 करोड़ की मशीन में से उसके पास है सिर्फ 50 लाख। तो जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं। तो वैसे ही बी क्या करता है, 50 लाख तो अपनी पॉकेट से देता है, बाकी का 50 लाख क्या करेगा, वो बैंक से लोन लेगा। ठीक है, कोई भी बैंक का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए पीएनबी बैंक आपने रख लिया, कि बी ने क्या किया, पीएनबी बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मशीन बी के पास आ गई, तो बी कौन बन गया, मशीन का मालिक बन गया। ठीक है, क्योंकि उसके पास मशीन आ चुकी है। बी क्या करता है कि ए को रेंट पे दे देता है, लीज पे दे देता है, और ए क्या कर रहा है, उसको कुछ पेमेंट दे रहा है। मान लो महीने का वो 20,000 रुपए पे कर रहा है। तो ए क्या करेगा, बी को पेमेंट ना देके सीधे बैंक को पेमेंट करेगा। कितनी, 20,000 की पेमेंट करेगा। इसमें से बैंक अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जो आपका ईएमआई समझ लीजिए, वो रखेगा, और बाकी का बैलेंस अमाउंट किसको दे देगा, बी को दे देगा। तो ये पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन हुई, ये पूरा का पूरा जो भी अरेंजमेंट हुआ, इसी को लिवरेज लीज बोला जाता है। इसमें 3 पार्टी होगी, एक होगा आपका लीजर,
लेसर उसको बोला जाएगा जो कि प्रॉपर्टी का या किसी मशीन का मालिक है। तो बी मालिक है तो बी हो जाएगा लेसर। जिसको लीज पे दी गई है, ए को दी गई है, तो ए हो जाएगा लेसी। और यहाँ पे जो बैंक है पीएनबी, पीएनबी बैंक हो जाएगा आपका यहाँ पे लेंडर। तो आपकी लिवरेज लीज में 3 पार्टीज होती है, जहां पे एक पार्टी दूसरे को अपनी कोई चीज लीज पे देती है, और उसके बदले में जो उसको रेंट मिलता है वो रेंट वो सीधे बैंक को देता है, और बैंक क्या करता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेके बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो लीजर को ट्रांसफर कर। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है चलता रहता है। तो यही होता है आपका लिवरेज्ड लीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही होता है कि जो इंटरेस्ट सॉरी जो रेंट आ रहा होता है लीज का, जो रेंट आ रहा होता है लीसी, वो बैंक को पे करता है, और उसी से जो है जो वो जो रेंट है वो एक तरह से ईएमआई का काम करता है। ठीक है, जो बैंक को ईएमआई बी को पे करनी थी, क्योंकि ए ने जो है उसको रेंट पे ले लिया, लीज पे ले लिया, तो सीधे ए जो है बैंक को ईएमआई बैंक को पे कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है इसी को लिवरेज लीज बोला जाता है। तो अब चलिए 4 स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमें ये पढ़ के समझ में आया कि नहीं। तो पहला क्या हो रहा है, लीजर। लीजर कौन है, उस मशीन का मालिक, हमारे एग्जाम्पल में बी। बोरोज अ पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस फ्रॉम द लेंडर्स। तो क्या करेगा कि परचेज प्राइस कितना था, वो था 1 करोड़, तो उसका एक पोर्शन यानी 50 लाख तक। ठीक है, एक पोर्शन परचेज प्राइस लेंडर से बोरो करता है, तो ये बात सही है। बी ने जो है पीएनबी से कुछ पोर्शन अपने लोन का लिया ना, अपने मशीन का कुछ पैसा लोन के तौर पे बोरो किया या लोन लिया, ये बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द लीज रेंट आर यूज टू रिपे द लोन, ये बिल्कुल सही है। जो लीज रेंट लीसी पे कर रहा है उसी से जो लोन का रिपेमेंट किया जाएगा। सेकंड वाली बात भी सही है। द लोन इज अनसिक्योर्ड एंड डज नॉट इन्वॉल्व द लीज एसेट, ऐसा नहीं है, ये लोन सिक्योर्ड है। क्यों, क्योंकि जो पीएनबी बैंक है ना, ये जो मशीन है उस मशीन पे अपना हाइपोथिकेशन करवा लेगा। ठीक है, कौन, बैंक। तो ये एक प्रॉपर सिक्योर्ड लोन होता है। तीसरे में बोला ये अनसिक्योर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, द लीसी इज नॉट इन्वॉल्व इन लोन रिपेमेंट, जो लीसी है मतलब जिसको रेंट पे दिया गया है वो रिपेमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि लीसी हर महीने रेंट पे कर रहा है सीधे बैंक को, और वो ही रिपेमेंट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है। तो इसमें नॉट लिखा है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। तो ए जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो सेम चीज नीचे भी एक्सप्लेन की है कि लिवरेज लीज में क्या होता है कि जो लीजर होता है, लीजर मतलब वही मशीन का मालिक, वो कुछ पैसा बैंक से लोन लेता है, और उस लोन की रिपेमेंट लीजर ना करके जो लीसी है वो करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिवरेज लीज में यही होती है कि जो लीजर होता है उसने जो भी प्रॉपर्टी ली, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं घर के एग्जांपल से, कि आपने घर खरीदा, घर तो आपके नाम पर, आपने जो किराएदार जो हर महीने रेंट देते हैं ना, वो रेंट सीधे जो है लोन की रिपेमेंट में चला जाता है, तो वो भी एक तरीके का लीवरेज अरेंजमेंट हो जाता है। तो लीवरेज में मेनली जो ऑनर है, जो एग्जैक्ट मालिक है, वो पेमेंट ना देके जो किराएदार है वो पेमेंट दे रहा होता है, बैंक की रिपेमेंट वो कर रहा होता है। इस तरह से जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग लीवरेज लीज बोलते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इस पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली 2024 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट इंडिविजुअल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कैन अप्लाई फॉर कोलेटरल फ्री लोन। तो आपका जो सीजीटीएमएससी है उसके तहत कोलेटरल फ्री लोन किस अमाउंट तक एमएसई को दिया जा सकता है। माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइज है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के सीजीटीएमएससी के अंतर्गत जो है लोन ले सकती है, यानी उसकी जो गारंटी है वो सीजीटीएमएससी देता है। तो कितना लोन अमाउंट है, 50 लाख, 1, 2 या 5 करोड़। तो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ इसका ऑप्शन है। पहले ये 1 करोड़ था, इसको बढ़ा के अभी रिसेंटली 2 करोड़ कर दिया। तो अभी के टाइम पे कोई भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन ले सकती है सीजीटीएमएससी स्कीम के तहत। यानी जो सीजीटीएमएससी है वही जो है एक तरह से गारंटी देती है लोन की, तो कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक नहीं मांगता। सीजीटीएमएससी को पहली बार कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, इसको अगस्त 2000 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। ये स्कीम स्पेशली किसके लिए है, ये स्कीम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि जनरली आप कोई भी पैसा जो है लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक जनरली क्या बोलते हैं, यही बोलता है ना कि कुछ सिक्योरिटी दो, कुछ गारंटी दो, कुछ कोलेटरल दो, तभी लोन दिया जाएगा। तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जो एंटरप्राइज है, उनको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सीजीटीएमएससी का जो ऑफर है, जो स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2000 में। किसका इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट का जो माइक्रो स्मॉल और जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव, एक तो ये गवर्नमेंट ने मिलके जो आपकी एमएसएमई इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट की वो, और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव को शुरू किया था। ठीक है, सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड
और लास्ट में ये जो आपका लास्ट में एमएससी है ना, एमएससी ये आपका वही हो जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। एमएससी वही हो जाएगा आपका फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो यानी ये जो सुविधा है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, बाकी के लिए नहीं है। जो मीडियम है ना उनके लिए नहीं है, सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए अरेंजमेंट है। सीजीटी वही हो गया आपका क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट होता है लोन, ठीक है, जो बैंक आपको लोन देता है उसको बोलते हैं क्रेडिट। और गारंटी मतलब ये गारंटी देता है लोन की। तो बैंक 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन दे सकता है, बदले में गारंटी सीजीटीएमएससी देता है, ठीक है। प्रॉपर इसका प्रीमियम भी जो है पे करना रहता है, जो कि बहुत मिनिमल सा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटे अमाउंट का प्रीमियम। ये एक तरीके का इंश्योरेंस समझ लीजिए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है ना उसमें हम प्रीमियम पे करते हैं, तो सेम एक टाइप का आप इंश्योरेंस समझ लीजिए, आपके लोन का इंश्योरेंस सीजीटीएमएससी देता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है लोन का तो ये जो है लोन को रिपेमेंट कर देते हैं। तो बैंक का लोन जो एनपे नहीं होता, कस्टमर और बैंक दोनों का इसमें फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज उनको उनको ग्रोथ मिलेगी, उनके बढ़ावे के लिए जरूरी है। तो पहले ये लिमिट था फ्रेंड्स 1 करोड़, अभी हो चुका है 2 करोड़। तो 2 करोड़ आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रीन बॉन्ड? इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो जनरली बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कोई कंपनी अपने पर्पस के लिए इशू करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो किसी चीज में डील कर रही है तो बॉन्ड इशू करती है, तो जो भी लोग हैं उसके बॉन्ड को खरीदते हैं, बदले में कंपनी को पैसा देते हैं। तो कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो बॉन्ड इशू करने का काम करती है। अब कंपनी किसी भी चीज में डील कर सकती है, मान लीजिए कागज बना रही है, कपड़े बना रही है, कुछ भी कंपनी हो सकती है। बट जो ग्रीन बॉन्ड है ये वो बॉन्ड होते हैं कि कंपनी जो अगर ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि बॉन्ड ग्रीन कलर के है या बॉन्ड जो है उसका ग्रीन से कोई मतलब है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रीन बॉन्ड का सिंपल सा मतलब इतना होता है फ्रेंड्स कि इससे जो पैसा मिलेगा वो क्लाइमेट या इकोनॉमी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, आपके नेचर को हार्म नहीं पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और बॉन्ड से मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा हो गए इशू करके, ठीक है, लोगों ने बॉन्ड खरीदे और पैसा दिया, तो 1 करोड़ जमा हो गया। तो उस 1 करोड़ से कंपनी क्या करेगी? अपना कोई प्लांट सेटअप करेगी जिसमें वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, ठीक है, या फिर सोलर पावर प्लांट बना रही है। तो इस तरह से कुछ पैसे को लगा रही है जिससे इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो उसी पर्पज के लिए उस पैसे को जो है यूज किया जाता है। तो वही होता है आपका ग्रीन बॉन्ड। सो पहला है टू फंड प्रोजेक्ट दैट हैव पॉजिटिव इन्वायरमेंटल बेनिफिट। ये बिल्कुल सही बात है कि जो ग्रीन बॉन्ड है इसका वही मतलब होता है कि इससे जो पैसा मिलेगा उससे इकोनॉमिक को जो बेनिफिट होगा उस वाले प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। तो पहली वाली बात बिल्कुल सही है। सेकेंड है टू सपोर्ट ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट। ये गलत है, पुराने किसी ट्रेडिशनल के लिए ये मतलब पैसे को नहीं लगाया जाता। टू प्रोवाइड लोन टू इंडिविजुअल फॉर पर्सनल एक्सपेंस का लोन दिया जाता है, ये गलत है। टू जनरेट प्रॉफिट फॉर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, उनके लिए प्रॉफिट अर्न करना। बाकी पॉइंट सिर्फ गलत है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे सही हो जाएगा, बी यानी कि 1 ओनली। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो जो आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसका पर्पस क्या है? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसा तो आपका आधे या 1 नंबर का पूछ सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि सपोर्ट देना, लोन प्रोवाइड करना किनको? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि वुमेन्स है, एक तो फीमेल, और सेकंड एससी एसटी के जो है ना उनको सुविधा देना, जो भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम किया जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। तो बोला है कि लार्ज कॉर्पोरेट को लोन दिया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड वाला पॉइंट तो सही है फ्रेंड्स। स्टैंड अप में एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर और जो आपके एससी एसटी होते हैं इनको ग्रो किया जाता है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो सेकंड वाला पॉइंट सही हो जाएगा। तीसरा टू ऑफर लोन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए लोन होता है, गलत हो जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोन होता है, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला पॉइंट फ्रेंड्स सही है यहाँ पे, 2 ओनली। तो जो आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसका पर्पस क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, किसको? जो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जो आपके एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं। और खास तौर के ये ग्रीन फील्ड बिजनेस के लिए होता है। अब ग्रीन फील्ड बिजनेस क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है ग्रीन फील्ड और ऐसे एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड बिजनेस मतलब जो बिल्कुल नया नया बिजनेस, पहली बार आप बिल्कुल नया नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, नया नया कोई बिजनेस बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ब्राउन फील्ड मतलब पहले से कोई पुराना बिजनेस चला आ रहा है उसको आप कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। मतलब ऐसा बिजनेस जो पहले से चला आ रहा है उसको थोड़ा सा आप ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करा रहे हैं, तो वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। और ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया, ऐसा बिजनेस जो पहली बार आप शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल नया, आपने जगह खरीदी, नया सब कुछ, नया स्टाफ हायर किया, सब कुछ नया हो रहा है, तो आपका ग्रीन फील्ड होता है। तो ज्यादातर जो नए नए प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है स्टैंड अप स्कीम के तहत वुमेन्स और एसटी एंटरप्रेन्योर को सुविधाएं दी जाती है। आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT,
इसको लेके भी 3-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइप्स ऑफ आरईआईटी के ऊपर ही आपके 3-4 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आरईआईटी, ये आपका मेमोरी बेस्ड टॉपिक है और सिर्फ इसी चैप्टर्स में से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस अभी पूछे गए थे 2024 में, जब का एग्जाम हुआ था पहली बार। ठीक है, मई जून में जब का एग्जाम था ना, तब ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी के ऊपर मैंने भी 2-3 क्वेश्चंस रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आरईआईटी पोर्टफोलियो मस्ट बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीट और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज टू इंश्योर इनकम। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो पैसा होता है वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जो कि रियल एस्टेट से होता है, जैसे आपका ऑफिस हो गया, ठीक है, कोई दुकान, कोई मकान, उनके रेंट से फिर जो पैसा मिलता है वो इसके इन्वेस्टर्स को बांटा जाता है। ठीक है, तो वही मेन पर्पस होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, सॉरी कंपनी नहीं, कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, या कोई दुकान है मान लीजिए बहुत अच्छी जगह पे, जिस दुकान की कीमत है 5 करोड़। अब आपके या किसी एक के पास तो 5 करोड़ नहीं है, तो क्या होगा कि 5 करोड़ की दुकान को 50 लोग मिलके, 50 लोग इन्वेस्टर्स पैसा इकट्ठा करके 5 करोड़ की दुकान को खरीद लेंगे। ठीक है, अभी है किसकी? 50 इन्वेस्टर सबकी है, ये सबका अपना अपना शेयर है जितना उन्होंने खरीदा। अब 5 करोड़ की दुकान का मान लीजिए आपने रेंट लगाया और रेंट आ रहा महीने का आपका 2 लाख, तो ये 2 लाख जो रुपए हैं वो 50 लोगों में आपस में बढ़ जाते हैं। तो इस कंसेप्ट पे आपका आरईआईटी काम करता है। इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इतने बड़े रियल एस्टेट में तो अपना पैसा नहीं लगा सकता। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से ये फायदा होता है कि आपके जैसे हजारों और भी तो इन्वेस्टर्स होंगे ना, तो सभी लोग मिलके क्या करते हो, पैसा लगाते हैं और उससे जो इनकम आती है उसको आपस में बांट के अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है इसका रहता है कि आप पैसे को जहां भी लगाएंगे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में होना चाहिए। तो कितना परसेंट कम से कम आपका इनकम जनरेटिंग बिजनेस में होना चाहिए? ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज में जहां पे रेंट पहले से आ रहा हो तो 80% डिफरेंस इसका आंसर। तो सी हो जाएगा यहाँ पे कि जो आरईआईटी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहाँ पे क्या होता है, विच पूल्स मनी इन्वेस्टर्स मनी टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट असेट। तो इसका मेन पर्पस जो होता है आरईआईटी का वो यही होता है, पुल होता है इकट्ठा करना, इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होगा कि उसको रियल एस्टेट में लगाया जाएगा, यानी उससे कोई दुकान खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और उसके रेंट से फिर आपस में बंटवारा किया जाता है। तो इस कंसेप्ट पे आपका आरईआईटी काम करता है। और इनका ये भी रहता है कि एक तो होता है कि कोई प्रॉपर्टी बन रही है, मान लीजिए कोई बिल्डर फ्लोर बनने वाला है तो उसमें भी 2-4 साल लगेंगे, पर इनका एक रूल होता है कि कम से कम 80%, मान लीजिए इनके पास पैसा इकट्ठा होकर मान लीजिए 100 रुपए हो गए, तो कम से कम 80 रुपए ऐसी जगह पे लगने चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टीज पे लगने चाहिए जहां पे इनकम आ रही हो, जहां पे रेंट आ रहा हो प्रॉपर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड आपका सही है यहाँ पे कि 80% कम से कम जो है रेंट जनरेटिंग एक्टिविटी में होना चाहिए। व्हाट इज प्राइमरी इनकम सोर्स फॉर ऑफिस? तो जो ऑफिस अलग अलग टाइप के होते हैं ना आरईआईटी यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ऑफिस आरईआईटी का मेन इनकम सोर्स क्या होता है? सेलिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, गलत हो जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम टेनेंट्स, ये बिल्कुल सही है। जो ऑफिस आरईआईटी होते हैं ये क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट में जो है टेनेंट को रखते हैं और उनसे जो पैसा मिलता है वही इनका इनकम का सोर्स रहता है। इंटरेस्ट मिलता है या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी पॉइंट्स गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही आंसर है कि इसमें जो है जो आपके टेनेंट आपके लीज के साथ जुड़े होते हैं, जैसे आपने कोई ऑफिस का स्पेस दे दिया किसी को, तो वहां से जो रेंट आती है वो जो है इनकम का सोर्स होता है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ आरईआईटी फोकस ऑन कमर्शियल रिटेल प्रॉपर्टीज? तो कमर्शियल रिटेल प्रॉपर्टीज में कौन से टाइप के जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फोकस करते हैं? तो जो आपके रिटेल वाले होते हैं ना, रिटेल, उनका मेन फोकस होता है कमर्शियल रिटेल प्रॉपर्टीज में। तो जो आपके रिटेल वाले होते हैं उनको कम से कम 24% जो उनका असेट है उनको कमर्शियल रिटेल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए शॉपिंग मॉल हो गया, ठीक है, जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है। कमर्शियल रिटेल प्रॉपर्टीज में आपका शॉपिंग मॉल हो जाएगा, ठीक है, या कोई स्टोर्स हो जाएंगे, ठीक है, उनको जो है ये रेंट पे देके फिर अपना अर्न करते हैं। तो कमर्शियल रिटेल प्रॉपर्टीज जो है रिटेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो रिटेल वाले जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जो हेल्थ केयर वाले होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे हॉस्पिटल ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ऑफिस वालों का तो प्रॉपर ऑफिस स्पेस रहता है। तो अलग अलग टाइप के रियल आपके आरईआईटी होते हैं और उनका अलग टाइप से फोकस होता है। तो कमर्शियल वाले कौन होते हैं उनको रिटेल बोला जाता है, रिटेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनका काम होता है शॉपिंग मॉल खरीद लेना, स्टोर्स ले लेना और फिर वहां पे ये इन्वेस्ट करते हैं। Which type of real estate investment trust invest in both real estate and mortgage? रियल एस्टेट और मॉर्गेज दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको हाइब्रिड बोला जाता है फ्रेंड्स। हाइब्रिड मतलब किसी चीज का मिक्सचर ना। तो जो रिटेल प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज मतलब जो सच में फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और मॉर्गेज मतलब कंपनी के शेयर्स, ऐसी कंपनी जो मॉर्गेज हो, मतलब
आपका शेयर्स की फॉर्म में, कुछ बॉन्ड्स की फॉर्म में, वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको मॉर्गेज ऐसे बोला जाएगा। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल, सच में प्रॉपर्टीज है। और मॉर्गेज मतलब किसी प्रॉपर्टीज, किसी कंपनी ने या फिर किसी बिल्डिंग के नाम पे आपने कुछ बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टीज बोला जाता है। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज तो आपका फिजिकल फॉर्म में ही होता है। तो हाइब्रिड वालों का काम क्या होता है कि कुछ पैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगा लिया और कुछ पैसा आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है प्रॉपर्टीज पर फिजिकल फॉर्म में नहीं, मतलब किसी मॉल्स ने अपने कुछ बॉन्ड निकाल दिए, या इस तरह से कोई आपका रियल एस्टेट ने बॉन्ड निकाल दिया, तो वहां पे जो है ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो आपका हाइब्रिड वाला होता है उसमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब सच में ये लोग बिल्डिंग खरीदेंगे, फिजिकल बिल्डिंग, या फिर कोई ऑफिस स्पेस ले लिया, या मॉल्स खरीद लिए सच के, या सच के स्टोर्स खरीद लिए, ये फिजिकल जगहों पे जो है सच में उसको खरीद के उस पर इन्वेस्ट करते हैं। और मॉर्गेज में मतलब जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिसके कुछ बॉन्ड्स है तो बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है पर फिर भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको मॉर्गेज बोला जाएगा। तो दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उस टाइप के आरईआईटी को बोला जाएगा हाइब्रिड आरईआईटी। आरईआईटी तो वही है फ्रेंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके साथ ये वाला पार्ट आपका हो चुका है फ्रेंड्स कंप्लीट। और अगर आपको और भी इस तरह के एमसीक्यूज चाहिए तो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को जो आपके हैं मॉक टेस्ट को 2 हैंड्स के ऐप से आप ले सकते हैं। पूरा चैप्टर का, पूरी बुक का आपका वीडियो अवेलेबल है। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वीडियोस है उसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू प्रिपेयर क्या लास्ट मिनट टिप्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी की आपको तैयारी करनी चाहिए। और अभी एग्जाम का टाइम बहुत पास है, तो आप एटलीस्ट जो मॉक टेस्ट का वीडियो जरूर देख के चाहिए, और जो मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई है वो जरूर देखिए। प्लस अगर आपको टाइम मिलता है तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को भी आप अवेल कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।